सभी प्यारे साथियों को नमस्कार और सभी तैयारी करने वाले मेरे दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जिस तरह से आप लोगों ने संस्कृत विषय को लेकर मुझे इतना सारा प्यार दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे अलग अलग विषय, सभी विषयों पर मैंने क्लास लिए हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे दोस्तों, जाके आप लोग सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी देख लिए, उनको भी प्यार दीजिए। उन पे भी मैंने सुपर 100 क्लास लिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है। मैंने सोचा आप लोगों का पेपर 10 से स्टार्ट है, तो क्यों ना मैं आप लोगों की पूरी 30 प्रश्न लूँ इसमें। और 30 प्रश्न कैसे रहेंगे, पूरे आपके पैसेज, 2 पैसेज लूँगा आपके, 2 पद्यांश, एक पद्यांश और एक गद्यांश, ठीक है, अनसीन पैसेज वाले। और इसमें हम लोग करेंगे आपके प्रश्न, और साथ साथ में 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र के रहेंगे। पूरी पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो चलिए शुरुआत करूँगा मैं। आप लोगों को क्या करना है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि हमें पैसेज को पढ़ के ध्यान, मतलब टाइम ख़राब नहीं करना है। हम सीधे प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद उसके उत्तर की ओर जाएंगे। देखिए, अस्य परिच्छेदस्य शीर्षक ददातु, मतलब इस जो ऊपर मैंने पैसेज लिया है उसका आप लोग मुझे शीर्षक बताएंगे। सुरेंद्र सिंह, विश्वनाथ पांडे, गायत्री प्रसाद सिंह, रेखा। अब इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं पैसेज की, तो पैसेज की ओर आने पर हम देखते हैं यहाँ पर कि ये पैसेज किसके बारे में दिया गया है। देखिए, शिव मूर्ति हृदय आह्लादकः गायत्री प्रसाद सिंह न तो केवलं सुल्तानपुरस् अपितु भारतवर्षस्य आधुनिकेषु दार्शनिकेषु अन्यतमः अस्ति। तर्कविद्या विशारदेन अनेन महावेगेन लिखितानि पुस्तकानि पठित्वा छात्र। इतना पढ़ने के बाद ही मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर सी नंबर हो जाएगा, मतलब गायत्री प्रसाद सिंह। बिल्कुल आप लोग उत्तर कर देंगे गायत्री प्रसाद सिंह। शीर्षक निकालते तो आपको आना चाहिए। अच्छा, ये वाला प्रश्न लेता हूँ आपके साथ में। दार्शनिकेषु अन्यतम का योगेंद्र सिंह, विश्वनाथ पांडे, ज्ञानेंद्र सिंह, गायत्री प्रसाद सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग क्या कर लेंगे, देखिए गायत्री प्रसाद सिंह। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, गायत्री प्रसाद सिंह। तो अभी देखिए, अनसीन पैसेज पढ़ने का मतलब क्या है कि आप अनसीन पैसेज पढ़ेंगे और आपको उत्तर वहीं से मिलेंगे। गायत्री प्रसाद से पितुः नाम, गायत्री प्रसाद के पिता का नाम क्या है, शिव मूर्ति, विश्वनाथ पांडे, विश्वनाथ प्रसाद, हृदय राधिका। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये पैसेज ले रहा हूँ मैं, इसके बाद आपके पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे और ग्रामर वाले प्रश्न भी हैं। तो आप बने रहना है, छोड़ के नहीं जाना है। आप लोग छोड़ कर चले जाते हैं, एंड तक नहीं देखते। एंड तक देखा करिए, सारे प्रश्न आपको तभी बनेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न के आप उत्तर देखिए। तस्य वाणी तु अमृत रूपेण कर्ण कोहरे प्रविश्य नवीजनम प्रदारति इति मन्ये कस्यापि प्रधानाध्यापकेन अथवा छात्रेण सह तस्य कदापि कोऽपि विवादः न जाता। श्री विश्वनाथ प्रसादेन यह सह यह अस्य कस्य विषये अतकमापि श्री विश्वनाथ प्रसादेन तेन एका अलौकिक विद्या सुपार्जिता। अच्छा, आपसे पिता पूछ रहा है ना, तो पिताजी का नाम क्या था, विश्वनाथ पांडे। ऊपर ही अपन ने पढ़ा है इसका, तो ये रहा यहाँ पे है, विश्वनाथ पांडे के बारे में है। तो उनके पिताजी कौन थे, विश्वनाथ पांडे, यहाँ पर है वैसे ये, तो ये रहा। शिव मूर्ति हृदयलाद का गायत्री प्रसाद सिंह ना तो केवलम सुल्तान, ये हृदयलाद का मतलब उनका बच्चा, संतान। आगे समझ में। चलिए आगे चलता हूँ प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट, रेखा कस्य हस्ते अस्ति, रेखा किस हाथ में है। देखिए, प्रश्न कह रहा है 64 नंबर प्रश्न का उत्तर कि रेखा किस हाथ में है, वो देखेंगे अपने, मतलब कौन सी रेखा के बारे में बात हो रही है और किसके रेखा के बारे में बात हो रही है। ये विश्वनाथस, गायत्री प्रसादस, योगेंद्रश, ज्ञानेंद्रश। पेसेज में चलिए, यहाँ पर देखिए, तस्य गुरु श्री विश्वनाथ पंडित ददाति बदती यस्य हस्ते एका अपूर्व रेखा अस्ति। उनके गुरु विश्वनाथ पांडे थे। बदती मतलब बताया, अत यह कि तस्य मतलब उसके हाथ में, हस्ते एक अपूर्व रेखा अस्ति मतलब उनके हाथ में एक अपूर्व रेखा है। ऐसा तो किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है किसके बारे में, आप बताएंगे, गायत्री प्रसाद के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का जीवन संगनी भविष्यति, मतलब कौन उसके जीवन संगनी बनी। विश्वनाथस भविष्यवाणी गतिशीला सा रेखा विद्या। यहाँ पर देखिए आप लोग, तस्य गतिशीलता दृष्टवा अशास्य भविष्य सा जीवन संगनी भविष्यति, मतलब अहिष्यन अर्थात नाग पर शयन करने वाला। ये आश्चर्य लिखा है ना, मतलब नाग पर शयन करने वाला, आश्चर्य मतलब नाग पर शयन करने वाला, सोने वाला। यह प्रसिद्धि भगवान विष्णु की है। जो मतलब नाग पर सोने वाले कौन थे, भगवान विष्णु हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही शेषनाग पर शयन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं, मतलब आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, गतिशीला, गतिशीला याद रखेंगे, गतिशीला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। अब
अब ये देखिए एक पद आया है, अभी अपन ने गद्य कर लिया, अब पद्य करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, अहिष्यान कश्य प्रसिद्धि, अच्छा मैं उल्टा बता दिया क्या, एक मिनट। इस प्रश्न का उत्तर गतिशीला होगा, अपन ने कुछ और ही कर लिया। यहाँ पर गतिशीला है, गतिशीलता, इसका क्या होगा, उत्तर होगा 65 नंबर प्रश्न का कर लेंगे, मैं 66 बता दिया शायद। चलिए आगे चलता हूँ लेके आप लोग, 66 नंबर ये रहा। यहाँ है अहिष्यन, अहिष्यन यहाँ है, देखेंगे आप लोग। अहिष्यन कस्य प्रसिद्धि वर्तते, मैंने बताया अहिष्यन मतलब नाग पर सोने वाले, और नाग पर सोने वाले कौन है आपके, विष्णु, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देवम इत्युच्यते मतलब देवों ने क्या बताया, देवों ने क्या उच्चारित किया, आपसे पूछ रहे हैं। भाग्यम शुभाशुभ कर्म पूर्व जन्म कृतम कर्म ईश्वरा, देवों ने क्या उच्चारित किया। प्यारे मित्रों आप सबको बने रहना है, अभी आपके पेडागोजी प्रश्न आएंगे और ग्रामर की भी। नग्न तद्वम नीलकंठस महाशय नश्नम हरे यद भावी न तद्भावी भावी चैन तदन्य था इति चिंता विश्व मद मगधम किम न पियते पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैमिति कथ्यते तस्मात् पुरस्कारेण यत्नम कुर्वाद दंती कृता, मतलब ध्यान दीजिए ये वाला लाइन कह रहे हैं कि पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैमिति कथ्यते, तो सेकेंड नंबर ये हो जाएगा पूर्व जन्म कृतम, ये वाला ऑप्शन आपका 67 का सी नंबर। मतलब क्या कि ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म कृतम में देव उच्चते अर्थात पूर्व जन्म में किए गए कार्यों को वर्तमान जन्म में हम दैव्य मतलब प्रारब्ध कहते हैं। मतलब हमारे द्वारा जो भी पूर्व जन्म में कार्य किए जाते हैं उनको हम अभी के जन्म में यथार्थ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यदभावी तन्न भावी अर्थात जो नहीं घटित होने वाला, यदभावी मतलब जो घटित नहीं होने वाला उसके बारे में पूछ रहा है। भावी चिंता अगधा विसघ्ना, यदभावी तन्न मतलब ध्यान से देखिए यहाँ पे यदभावी ना तदभावी, यदभावी ना तदभावी मतलब जो घटित ना होने वाला हो, मतलब भावी उत्तर जाएगा इसका। यदभावी तन ना भावी अर्थात जो नहीं घटित होने वाला है वह होगा नहीं, मतलब जो कभी घटित ना होने वाला हो वो कैसे होगा। आगे गर्भस्थ सेव देहिना सृजन्ते मतलब क्या, गर्भस्थ सेव देहिन मतलब निधन मायुष सृजन्ते अर्थात आयु कर्म, ध्यान दीजिए निधन मायुष विद्या विनयम चा कर्म चा न भाग्य चा सर्वम। अब आपको मैं पेशेंस लेके चलता हूँ, यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ पर इसका आगे दिया नहीं है क्या, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दिया नहीं है, हालांकि इसका ऑप्शन आप लोग कर लेंगे। तो इसमें क्या, गर्भस्थ सैव देहिन सृजनते निधन मायुष सृजनते, निधन मायुष वो कट गया शायद वो, अर्थात आयु कर्म वित्त मतलब धन विद्या निधन ये पांचों चीज़ें प्राणी के भाग में तभी लिख दी जाती हैं जब वह गर्भ में ही होता है, मतलब कोई बच्चा गर्भ में होता है तभी उसके भाग में सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। आगे चलते हैं 70 नंबर प्रश्न, बने रहना प्यारे मित्रों एंड तक, अभी आपको पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। नीलकंठ से विशेषणम वर्तते, नीलकंठ का विशेषण क्या है। नग्नत्वम अहिशयनम अवश्यम भाविना चिंता विषघना, नीलकंठ का विशेषण नग्नत्वम होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जरा एक और यहाँ पे पेसेज दिया हुआ है। विश्वानी देव सवित दुर्दार्तानी पराशुभ यद भृदम तन्न बासुभ, थोड़ा सॉन्ग चलते हैं अपन लोग। कहा संपूर्ण देव कथति, किसे संपूर्ण देव कहा गया है। विश्वानी देव सवित दुर्दानी पराशुभ यद भद्र तन्न बासुभ ईश्वास मिदम सर्वयत किंच जगत्या जगत, मतलब क्या किसको सर्वदेवता कहा गया, देखेंगे ऑप्शंस में। सविता चंद्र ईश्वर को अपीना, अभी अपन ने पढ़ा है इसके आंसर सविता, सविता को संपूर्ण देव कथति अर्थात उक्त मंत्र में सविता देवता की स्तुति करते हुए कहा गया है कि सविता देव के उस आनंदोपो की हम करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे चलते हैं। ईसा कुत्र व्याप्ता, ईसा कहाँ विराजते हैं, मतलब ईश कहाँ पाए जाते हैं, ईश्वर। जगत्या जगता संसारे उपरोक्त सर्वा, तो ये तो सब जगह पाए जाएंगे है ना, उपरोक्त सर्वा सभी जगह। कदा ज्ञान प्राप्तम, कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है या फिर कब ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उत्तिष्ठा जागृता प्राप्य उपरोक्त सर्वा, हम ज्ञान कब प्राप्त कर सकते हैं, सभी जगह उत्तिष्ठा जागृत प्राप्य। ये तो यद अभ्यम कुरु, बताइए प्रजाभ्य संसारा जगता ईशा,
इस प्रश्न का उत्तर के लिए अपन यहाँ पे चलते हैं पैसेज में। यहाँ पे देखिए रहा, यतो यतः समीह से ततो तो न अभियम कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यम भयम ना पशुभ्य। मतलब क्या कि यतो यतः अभ्यम कुरु प्रजाभ्य, ये जो दिया है ना आपका, इसके या ये वाला प्रजाभ्य, इसका मतलब ये है, अर्थात ये है कि परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप जिस देश से जगत के रचना और पालन की अर्थ चेष्टा करते हो, हमको उस देश से भयमुक्त कीजिए एवं सब दिशाओं में आपकी जो प्रजा और पशु है उनसे भी हमको भय रहित करें। इसका कथन ये है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे समझ में। तो इसका उत्तर का 74 नंबर का उत्तर आपका प्रजाभ्य हो जाएगा। अब चलते हैं आपके पेडागोजी के प्रश्न जो आप लोग इंतजार कर रहे थे। सुपर। भाषा को सीखने के महत्वपूर्ण कौशल हैं। मैंने कई बार बताया आप लोगों को चार महत्वपूर्ण कौशल हैं, LSRW। आप लोग मुझे इसे हिंदी में लिख के बताएंगे। LSRW का पूरा हिंदी में लिख के बताइए मुझे आप लोग। अब यहाँ देखिए, शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता उत्पन्न करता है, यही उसका है। उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न को और अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब कोई भी अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करना चाहता है तो वही क्या है? अध्यापन कौशल है, श्रम कौशल है, क्रीड़ा कौशल है, प्रतियोगिता कौशल है। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अध्यापन कौशल कहलाएगा। आगे लेके चलता हूँ, प्रश्न को पढ़ेंगे आप लोग। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। 77 नंबर प्रश्न पढ़िए। माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीक कब आया था हमारे भारत देश में? 1996 में, 1997 में, 68 में, 65 में। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक माइक्रो टीचिंग कब आया था? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1967 में आया था, 1968 में आया था। माइक्रो टीचिंग भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये मैंने पिछली क्लास में कराया वाला प्रश्न। भाषा शब्द की उत्पत्ति पूछ रहा है, किस धातु से हुई है? भाष धातु से, सबको पता है। आगे चलिए, भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, क्या प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषागत विकास को क्या प्रभावित करते हैं? पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, पारिवारिक की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। परिवार एवं सामाजिक संपर्क प्रभावित करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है, स्वास्थ्य प्रभावित करता है, उपरोक्त सभी प्रभावित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, उपरोक्त सभी का उत्तर जाएगा। आगे चलते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने की अवसर देते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये कथन से पूछा हुआ प्रश्न है। कथन और कार्यवाही से एक प्रश्न आपके हर सब्जेक्ट में आएंगे। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर करेंगे, क्रो और क्रो करेंगे आप लोग उत्तर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है, बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग जरा। शिक्षा और भाषा का संबंध क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ये आप लोग सी कर रहे हैं तो गलत है, बी कर रहे हैं तो गलत है, ए कर तो गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। अब ये क्यों नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में सर्च करें गूगल में जाके क्यों नहीं है। ठीक है, फिर मुझे बताइए आप लोग उत्तर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भाषा विकास के लिए आवश्यक है क्या? सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है? लिपि का ज्ञान। भाषा विकास के लिए आवश्यक है लिपि का ज्ञान। लिपि का ज्ञान होगा तभी आप भाषा का विकास कर सकते हैं। आगे चलते हैं। छात्रों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? मतलब बच्चा उच्चारण में समस्या कर रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण भेद को समझाया जाए, मौखिक रचना शिक्षण पर बल दिया जाए, शिक्षक
का स्वयं का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उपरोक्त सभी बताएंगे। छात्रों के उच्चारण संबंधी शुद्धियों को निराकरण करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है क्या कि ये तीनों चीज़ें स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण भेद को समझाया जाए, मौखिक रचना शिक्षण पर बल दिया जाए, शिक्षक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। श्रव्य सामग्री नहीं है, आपसे श्रव्य सामग्री नहीं पूछा है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मॉडल या ग्रामोफोन। उत्तर बताएं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, मॉडल आपका श्रव्य सामग्री नहीं है, जबकि क्या है, दृश्य सामग्री है। ठीक, आगे चलते हैं लेके आपको हम। अच्छा शिक्षण होता है कब? पूर्ण ज्ञान पर आधारित, क्रिया आधारित, उद्देश्यपूर्ण, उपरोक्त सभी। अच्छा शिक्षण क्या होता है? ध्यान रखेंगे, उपरोक्त सभी मतलब पूर्ण ज्ञान पर आधारित, क्रिया आधारित, उद्देश्यपूर्ण। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं, ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। शिक्षण को त्रिमुखी और द्विमुखी दोनों कहा गए हैं, और त्रिमुखी किसने कहा है, द्विमुखी किसने कहा है, आप सबको पता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शिक्षण की प्रक्रिया के चर होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। ये त्रिमुखी बताया गया है। किसका है ये? जॉन डीवी का। जॉन डीवी का ये है कि शिक्षण तीन प्रक्रिया रूपी होती है, त्रिमुखी होती है। और द्विमुखी किसने कहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तम शिक्षण की विशेषता है, उत्तम शिक्षण कैसे होना चाहिए, एक सेकेंड बताएंगे। छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होना चाहिए। ठीक है। छात्र शिक्षक संबंध मधुर होने चाहिए। छात्र की क्रियाओं को यथोचित पुनर्बलन मिलना चाहिए, उपरोक्त सभी। उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता है? छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक का पूर्ण सहयोग हो। ठीक है। छात्र शिक्षक संबंध मधुर होने चाहिए, ये भी ठीक है। छात्र की क्रियाओं को यथोचित पुनर्बल मिलना चाहिए, बिल्कुल, उपरोक्त सभी आपका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। शिक्षण कौशल में भाव निहित रहता है। शिक्षण कौशल में क्या भाव होता है? धन प्राप्ति का, फल प्राप्ति का, योग्यता प्राप्ति का, निपुणता प्राप्ति का, बताएंगे। शिक्षण कौशल में भाव निहित होता है किसका? शिक्षण कौशल में कैसा भाव होता है? 88 नंबर प्रश्न। बिल्कुल, निपुणता प्राप्ति का भाव होता है। मतलब बच्चा, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी अवधारणा आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चा उसमें निपुण हो जाए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कौशल अध्यापन कार्य या व्यवहार का ऐसा समूह है जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के अधिगम में सहायता पहुंचाना है। कौशल अध्यापन कार्य या व्यवहार का ऐसा समूह है जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के अधिगम में सहायता पहुंचाना है। यह परिभाषा किसकी है? एलन गेज की, बी के पासी की, डेविस की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बी के पासी याद रखेंगे। कुछ प्रश्न आप सबके पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न लूंगा आप सबके साथ मेरे प्यारे साथियों। शिक्षण कौशल को विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया किसने माना है? विशिष्ट अनुदेशन की प्रक्रिया एन.एल. गेज ने, बी के पासी ने, डॉक्टर कीथ ने, डेविस ने। एन.एल. गेज ध्यान रखना है। तो प्यारे मित्रों, ये थे आज के सुपर 30 प्रश्न, पूरे पेपर पर आधारित आप सबके साथ में। शेयर करना है, लाइक करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।